Good morning, all of you. Today we will discuss about the equality. HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यूनिट 1 है पॉलिटिकल थियरी। तो उसी में आज हम इक्वालिटी को डिस्कस करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। और जो भी मटेरियल इसमें लिया गया है वो वेरियस स्टैंडर्ड बुक्स और जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें से उठाया गया है। ये वीडियो जो एस्पायरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एचपीएससी और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या नेट जेआरएफ की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, साथ में अगर डी ट्रिपल एस बी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट वीडियो होने वाली है। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो देखिए, इस दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं और करोड़ों लोगों के बीच में असंख्य असमानता होना नेचुरल है। लोग एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं और असमान होते हैं। उनकी अलग-अलग नस्लें हैं, धर्म है, लिंग है। ये उनकी जैसे कोई शारीरिक, आनुवांशिक या मानसिक एंडाउनमेंट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, वो हर दूसरे इंसान से काफ़ी डिफरेंट होती है। लोग अपनी मनोवृत्तियों और क्षमताओं के संदर्भ में भी काफ़ी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। इसके अलावा वे अलग-अलग तरीकों से अपनी लाइफ जीते हैं, अलग-अलग तरीके से ज़िंदगी जीने की कल्पना करते हैं। दरअसल मनुष्यों में काफ़ी इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। हम अपने आसपास देखते हुए इस तरह की इनइक्वालिटी को फ़ील कर सकते हैं। फिर भी मनुष्य के रूप में हम ये बिलीव करते हैं कि हम बुनियादी रूप से समान हैं और हम सब में समान ही गरिमा है। लेकिन मनुष्यों के रूप में हमारा जो महत्व है, वो सबका समान है। आखिर इसका क्या अर्थ है? देखिए, निश्चित रूप से हम यहाँ शरीर से जुड़ी जो समानताएँ हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पुरुष और महिलाओं की शरीर संरचना में भी काफ़ी अंतर पाए जाते हैं। यह भी सच है कि इंसान के रूप में हमारा एक सामाजिक अस्तित्व होता है, हमारी बुद्धिमत्ता का अलग-अलग लेवल होता है और हमें प्रजनन करने की असमान क्षमता होती है। हम अलग-अलग तरह के समाजों में रहते हैं, ये आदि-आदि, ठीक है? तो जो ये देखिए, दरअसल इस तरह की जो कुछ क्षमताएँ हैं, यानी सभी मनुष्यों के पास अलग-अलग क्षमताएँ होती हैं और इस तरह की क्षमताओं का एक नैतिक महत्व भी है। जैसे बर्नार्ड विलियम्स मानते हैं कि ये जो क्षमताएँ हैं, वो नैतिक क्षमताएँ हैं, जो पूरी मानवता के लिए यूनिवर्सल हैं। हालाँकि मनुष्यों के रूप में हम में दूसरी विशेषताएँ भी हो सकती हैं। ये विशेषताएँ हमें महत्वपूर्ण तरीके से दूसरे मनुष्यों के साथ जोड़ती हैं। आत्मसम्मान की इच्छा ऐसी ही एक विशेषता है। यह दूसरों की इच्छा का साधन बने बिना अपना लक्ष्य हासिल करने में हमारी काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा इसका जो इक्वालिटी है, इसके बारे में एक थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो अब जानते हैं, जो इक्वालिटी है is basically a process of equalization. So first of all, equality implies the deficiency of special rights, यानी कि special rights का deficiency वहाँ पे होनी चाहिए. Secondly, ये imply करती है that everyone should get enough opportunities for growth, कि सभी को अपनी growth करने की opportunity मिलनी चाहिए. ये definition दी गई है हेरोल्ड लास्की के द्वारा। ये एक पिक्चर है जो इक्वल राइट्स को दिखा रही है कि किस किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो लोग हैं इसमें हैं। कुछ जैसे डिसेबल्ड पीपल भी हैं, फीमेल है, ये ओल्ड मैन है, मेल फीमेल, इस तरीके से इसमें दिखाए गए हैं। लेकिन इस तरीके से देखो, हमारी जो संरचनाएं हैं इसमें थोड़ा अलग अलग दिख रही है, लेकिन फिर भी इन असमानताओं के बावजूद भी हम सभी समान हैं। इक्वालिटी एक वैल्यू है, एक प्रिंसिपल है जो इसेंशियल है मॉडर्न और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए। ये एक सोवरन विर्चू भी कहलाई जाती है। जो डिबेट है इक्वालिटी की, वो ऐसा नहीं है कि आज ही इसकी डिबेट है वो शुरू हुई है, ये सेंचुरीज से चलती आ रही है। जो स्पेशल फीचर है मॉडर्न सोसाइटी का, दैट वी नो लॉन्गर टेक इन इक्वालिटी फॉर ग्रांटेड और समथिंग नेचुरल। ठीक है? तो ये देखिए आप कि जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है, या जो
मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है ये कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड है टू सोशल प्रेशर टू एक्सपैंड अपॉर्चुनिटीज equally irrespective of ethnicity, sexual identity or age. Equality एक modern value है इस sense में that universalistic citizenship has become a central feature of all political ideologies in modern industrial democracies. Again, equality can also be taken as a criteria for radical social change. It is related to the development of democratic politics. अब हम इसके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन की बात करते हैं कि जो इक्वालिटी का आइडिया है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ। देखिए जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी की वो डेवलप हुई है ओवर टाइम एंड हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री सिंस द टाइम ऑफ एंशंट ग्रीस। Aristotle, in his book Politics, distinguished three social classes and noted the significant difference between citizens and slaves, man and woman, in terms of rational and civic capacities. और जो पार्टिसिपेशन था पॉलिस में वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड था। उसके बाद जो मेडिवल टाइम आया उसमें फ्यूडलिज्म प्रिवेलेंट था, लीगल प्रिविलेजेस वर बेस्ड अपॉन स्टेटस एंड बर्थ। आप सभी को पता होगा इस चीज़ का। हेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इनइक्वालिटीज़ है हैव बीन long enduring, giving rise to the notion that inequality is inevitable in social relations. ऑल्सो जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी उन्होंने जस्टिफाई किया इनइक्वालिटी को ऑन ग्राउंड्स ऑफ सुपीरियर रेस, एज, सेक्स, रिलीजन, मिलिट्री स्ट्रेंथ, कल्चर, वेल्थ, नॉलेज एट्सेट्रा। मॉडर्न वर्ल्ड में जो इक्वालिटी है हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन लाइफ। मॉडर्न वर्ल्ड में जो इक्वालिटी है उसको एक्सेप्ट किया गया है ह्यूमन लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के एक बेसिक प्रिंसिपल के रूप में। जो इकोनॉमिक और जो सोशल डायमेंशन है इक्वालिटी की वो एमर्ज हुई है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी एंड वाज द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल बिटवीन द कैपिटलिस्ट क्लासेस ऑन वन हैंड एंड वर्कर्स एंड पीजेंट्स ऑन द अदर। तो इसमें आप लोग देखिए कि किस तरीके से जो मॉडर्न वर्ल्ड में इक्वालिटी को एक्सेप्ट किया गया है एक बेसिक प्रिंसिपल के रूप में कि ये ह्यूमन की लाइफ को ऑर्गेनाइज करता है। और जो इसकी जो इमरजेंस है वो कब से हुई तो आप इसमें पाएंगे कि 19th सेंचुरी के दौरान ये डायमेंशन इवॉल्व हुई थी। और ये रिजल्ट था जो भी कॉन्फ्लिक्ट और जो स्ट्रगल्स हो रहे थे कैपिटलिस्ट या फिर जो कहे इंडस्ट्रियल क्लासेस उनके और वर्कर्स और पीजेंट्स क्लासेस के बीच में। ठीक है। फिर 20th सेंचुरी में जो डिमांड थी इक्वालिटी की वो ज़्यादा परसिस्टेंट हो गई थी। ये जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट था अगेंस्ट इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म मूवमेंट अगेंस्ट अपार्थिड ब्रॉड द इशू ऑफ इक्वालिटी टू द सेंटर स्टेज। अब देखिए जो आज जो मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कुछ नोशंस है ह्यूमन इक्वालिटी की जिनको इंस्क्राइब किया जाता है एक फंडामेंटल लॉ। और एवरी पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ एनी इम्पोर्टेंस हैज़ contributed टू द नेचर एंड फिजिबिलिटी ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो अ, आप लोग देख सकते हैं जैसे स्लाइड में मैंने थोड़ा ब्रीफ में ही डाला है लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उस पे आप फोकस करके चलिए कि कब से ये इवॉल्व हुई कैसे कैसे इवॉल्व होकर जो एंशियंट ग्रीस टाइम था तब से लेकर आज तक इस कॉन्सेप्ट में कितने सारे चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस कितने ज़्यादा डिफिकल्ट आई मीन किस किस बदलाव से होकर गुजरे हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो आइडिया है इक्वालिटी का मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। और जो क्लासिकल और मेडिवल थिंकर्स टुक इट फॉर ग्रांटेड दैट हायरार्की इज नेचुरल। यानी कि जो ये वाले थिंकर्स थे इन्होंने इसको नेचुरल माना, जो हायरार्की थी सोसाइटी के अंदर उसको नेचुरल माना और उसको फॉर ग्रांटेड वो लेते थे। एरिस्टोटल ने डिफाइन किया कि जो जस्टिस है एज ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली। यानी एरिस्टोटल इनइक्वालिटी में बिलीव करते थे। उनके अकॉर्डिंग जो इक्वल्स है उन्हीं को ही इक्वली ट्रीट करना चाहिए और जो अनइक्वल है उन्हें अनइक्वली ट्रीट करना चाहिए। अब एरिस्टोटल ने विमेन स्लेव्स को वुमेन को स्लेव्स को और जो चिल्ड्रन थे उनको सिटीजन्स ही नहीं माना है, उनको इस सिटीजन्स की कैटेगरी से बाहर रखा है।
क्योंकि वो उनको अनइक्वल मानता था। जैसे हमें हमारी जो क्लास होगी जब हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल के बारे में, देन इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों एरिस्टोटल इस तरह की बातें करता है और उन्होंने इसको सही भी ठहराया कि क्यों वह इनइक्वालिटी को फ़ेवर करता है। और जो रीज़न दिया वो भी उन्होंने ऐसा स्ट्रॉन्ग रीज़न दिया है कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर अभी मॉडर्न टाइम में इसको हम टोटली रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह का जो ट्रेंड है, ना तो इस कंटेम्परेरी टाइम में फ़ॉलो किया जा सकता है और ना ही वो सही है। उसके बाद देखिए जैसे जो नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि किस-किस ये वाला जो था कि एरिस्टोटल ने जो बताया था कि मास्टर और स्लेव का जो प्रिंसिपल दिया था, यानी जो एरिस्टोटल है वो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़ थी सोसाइटी में, उनको रिकॉग्नाइज़ करता है। और जो इनइक्वालिटी जो एग्जिस्ट कर रही थी वो मास्टर और स्लेव के बीच में थी, मॉरली सुपीरियर और मॉरली इंफीरियर के बीच में, रिच और पुअर के बीच में एंड सो ऑन। और जो मॉडर्न आइडिया है इक्वालिटी का, वो सीक्स द रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज़ एज़ दे कैन बी प्रूव्ड टू बी अनजस्ट। अ, अभी हम क्या करते हैं कि इक्वालिटी का मतलब है इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना, ठीक है? क्योंकि ये जो इनइक्वालिटीज़ है, ये जस्ट सोसाइटी के लिए सही नहीं है। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन का इसमें यही बताया गया है कि जो पोलिस में पार्टिसिपेशन था सिटीजन्स का, वो रिस्ट्रिक्टेड था। आई मीन सिटीजन्स ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, और जिन जिन कैटेगरी को उन्होंने सिटीजन नहीं माना वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ये मेडिवल टाइम का भी हो चुका है। और उसके बाद जो मूवमेंट है रेनेसा का और जो रिफॉर्मेशन है, इन्होंने रेज़ की एक पावरफुल वॉइस अगेंस्ट द लीगल प्रिविलेजेस ऑफ द क्लर्जी एंड नोबिलिटी बेस्ड अपॉन बर्थ एंड डिमांडेड इक्वालिटी बाय बर्थ। फिर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है और जो अमेरिकन सिविल वॉर है, इन्होंने भी इक्वालिटी के आइडिया को प्रमोट किया। मॉडर्न वर्ल्ड में इक्वालिटी है एक उसको एक्सेप्ट किया गया है एज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन लाइफ। फिर 20th सेंचुरी में जो डिमांड थी इक्वालिटी की बिकेम मोर परसिस्टेंट। टुडे एवरी मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम नोशन ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी, जिसको इंस्क्राइब किया गया है एज अ फंडामेंटल लॉ। फिर एक बार अच्छे से इसका मीनिंग देख लेते हैं कि क्या है इक्वालिटी। देखिए, इट इंगेज्ड विद डिसमेंटलिंग सर्टेन प्रिविलेजेस, यानी ये जो सर्टेन प्रिविलेजेस होते हैं सोसाइटी में उसको डिसमेंटल करने में इंगेज रहती है। दूसरा, इसको दो वेज में हम समझ सकते हैं। पहला है नेगेटिव सेंस और दूसरा है पॉजिटिव सेंस। तो नेगेटिव सेंस में अगर हम इसको समझें तो इक्वालिटी एसोसिएटेड थी विद द एंड ऑफ प्रिविलेजेस, यानी जो प्रिविलेजेस है, जो विशेषाधिकार है सोसाइटी में, उनको एंड करने के फेवर में बात करती है। और जो पॉजिटिव सेंस है उसमें इट मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज सो दैट एवरीबडी कुड हैव एन इक्वल चांसेस टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी। इसमें जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स और ओपिनियंस रहे हैं इक्वालिटी के रिगार्डिंग। अब देखिए जो ब्रायन टर्नर है, उन्होंने एक बुक लिखी थी इक्वालिटी, उसमें इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग दिया इक्वालिटी का, जो आज भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में काफ़ी रेलिवेंट है। अकॉर्डिंग टू हिम जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी की शुड इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी उन्होंने कुछ चीज़ें इंक्लूड की है कि इक्वालिटी में क्या-क्या होना चाहिए, जो एक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी की उसमें क्या-क्या होना चाहिए। तो पहला उन्होंने बताया कि फंडामेंटल इक्वालिटी ऑफ पर्सन्स शुड बी देयर, सेकंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी, एक थर्ड है इक्वालिटी ऑफ कंडीशंस वेयर देयर इज एन अटेम्प्ट टू मेक द कंडीशन ऑफ लाइफ इक्वल। फिर फोर्थ उन्होंने बताया इक्वालिटी ऑफ आउटकम ऑफ रिजल्ट। ये चीज़ें ब्रायन टर्नर ने काफ़ी अच्छे से अपनी बुक में एक्सप्लेन की थी। अब देखिए, जो आप एरिस्टोटल के बारे में इतना जैसे अभी थोड़ा बताया भी था अभी कि एरिस्टोटल इनइक्वालिटी को फेवर करते हैं, ठीक है? अरस्तू की जो इक्वालिटी की जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ़ नागरिकता के एक वर्ग तक सीमित थी, यानी जो सिटीज़नशिप है, उसकी एक क्लास तक ही वो लिमिटेड थी। नागरिकों की जो राजनीतिक समानता है, शासित होने और बदले में शासन करने के जो सद्गुण हैं, उसको ये रिकॉग्नाइज़ करती है। अब जैसे पॉलिटिक्स का उनका एक चैप्टर है, चैप्टर 9,
और बुक 3 में एरिस्टोटल न्याय और समानता के बीच में सीधा रिलेशन दिखाते हैं। वो कहते हैं कि समानता के लिए न्याय को कायम रखा जाता है। न्याय सभी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ जो इक्वल लोग हैं उन्हीं के लिए ही है। इसी तरह जो न्यायपूर्ण होना चाहता है या फिर न्यायपूर्ण होने के लिए ही जो असमानता है उसको कायम रखा जाता है। अभी अभी जैसे आपने बताया भी था कि असमानता है वो सभी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि यह सिर्फ असमान लोगों के लिए है। यह फॉर्मल इक्वालिटी का पहला क्लासिकल कथन है। तो आप याद रखिए कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉर्मल इक्वालिटी का जो पहला जो क्लासिकल जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया था? वो दिया था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल प्राकृतिक असमानता की तरफदारी करता है। वो कहता है कि प्रकृति लोगों को शासक और शासित की श्रेणी में बांटती है। शासकों की श्रेणी में शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि आदमी में तार्किक, विमर्शी और सत्तावादी क्षमताएं हों। ये क्षमताएं सब में नहीं, बल्कि कुछ ही लोगों में पाई जाती है। इस तरह शासक और शासित असमान होते हैं। इनके बीच की यह इनइक्वालिटी न्यायपूर्ण है। तो ये बात कही थी हम ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल ने। फिर बात करते हैं होब्स की। होब्स ऐसे चिंतक हैं जिन्होंने एरिस्टोटल के विचारों का सबसे ज़्यादा अपोज किया था। होब्स प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्यों के बीच प्राकृतिक समानता के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। अ, उन्होंने जो होब्स है ये कहा था कि सबसे कमज़ोर व्यक्ति भी गुप्त योजना बनाकर या साजिश रच के ताकतवर ताकतवर व्यक्ति को मार सकता है। इसके अलावा जो दिमाग की जो क्षमताएँ हैं, उनके बारे में होब्स कहते हैं कि अनुभव से ही समझदारी उत्पन्न होती है और यह सभी आदमियों को समान रूप से मिलती हैं। होब्स के अकॉर्डिंग जो प्राकृतिक अवस्था है, उसमें सभी व्यक्तियों में एक जैसी क्षमताएँ होती हैं। ये समान रूप से सभी व्यक्तियों में यह उम्मीद जगाती है कि वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अब देखिए व्यक्तियों में उन्होंने कहा कि व्यक्तियों में जो काम करने की जो क्षमता है, वो समान होती है। इसके साथ ही उनमें समान रूप से और बहुत ही गहरी शक्ति की चाह पाई जाती है, यानी डिज़ायर फॉर पावर उनमें पाई जाती है। दरअसल ये जो डिज़ायर फॉर पावर है, ये व्यक्तियों के लिए एक प्रेरक का काम करती है, यानी उनको प्रेरित करती है। हालाँकि खुद को ज़्यादा मजबूत साबित करने और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति की चाह के कारण जो समानता की स्थिति है, वो प्रभावित होती है। और इस अवस्था को में जो सबसे पहला जो खतरा रहता है वो तब उत्पन्न होता है जब कुछ आदमी दूसरों पर डोमिनेंस कायम कर लेते हैं और उन्हें अपने अधीन कर लेते हैं। इस तरह जैसे जो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति की जो चाह है उसमें मनुष्य सुरक्षा की ज़रूरत को पीछे छोड़ देते हैं और असुरक्षा की अवस्था में जीने लगते हैं। फिर पूरी सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी मानते हैं कि वे अपनी शक्ति का एक हिस्सा एक पॉलिटिकल अथॉरिटी को दे दें, जिसमें वे इस बात पर सहमत हो कि वे इस प्राधिकार के शासन में सभ्य जीवन जिएँगे और अपने जीवन में दूसरे लोगों के जो समान अस्तित्व है, जो इक्वल एक्जिस्टेंस है, उसको ही एक्सेप्ट करेंगे। इसमें एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें व्यक्तियों की जो प्राकृतिक समानता है, यानी नेचुरल इक्वालिटी है, उसको एक्सेप्ट किया गया है। यहाँ पर वो रिलीजन जैसे प्राधिकार के जो गैर राजनीतिक स्रोत है, उससे पूरी तरह फ्री है। तो ये बात करी थी ये होब्स ने इक्वालिटी के बारे में। फिर अगर हम इक्वालिटी के बारे में अगर रूसो के विचार देखें तो रूसो ने अपनी एक रचना लिखी थी जिसे डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वालिटी, और इसे ना सेकंड डिस्कोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, उसमें इन्होंने मनुष्य का जो मनोविज्ञान है, जो उनकी साइकोलॉजी है और जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, उनकी हिस्ट्री के बारे में अपने जो आइडियाज़ थे वो एक्सप्रेस किए हैं। यही वे ह्यूमंस के बीच में जो इनइक्वालिटी है उस मुद्दे पर काफ़ी डीपली विचार करते हैं। वे मनुष्यों के बीच में पाए जाने वाले जो डिफरेंट टाइप्स की इनइक्वालिटीज़ होती है, उनको एक्सप्लेन करते हैं और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि किस तरह की इनइक्वालिटी नेचुरल है और किस तरह की नेचुरल नहीं है। ठीक है? तो फिर यहाँ पर एक मतलब काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं अभी पूरा ही इसमें एक्सप्लेन करने लग जाऊँगी। तो इससे अच्छा है कि अपना थोड़ा ब्रीफ में ही हम चलें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं काफ़ी डिटेल में भी वीडियो बनाऊँगी, यानी इसकी जो ड्यूरेशन है वो हम इंक्रीज़ कर देंगे। फिर जैसे जो प्रिंसिपल है इक्वालिटी के, उनको कंसीडर किया जाता है 2 लेवल्स पे। अब जैसे पहला है फाउंडेशनल इक्वालिटी और जो दूसरा है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वालिटी। अब अगर हम फाउंडेशनल इक्वालिटी की बात करें तो फाउंडेशनल इक्वालिटी को फॉर्मल इक्वालिटी भी कहा जाता है। तो जो फाउंडेशनल इक्वालिटी है उसमें ये
आइडिया बात करता है कि सभी ह्यूमंस के पास इंसान होने के नाते इक्वल राइट्स होते हैं। इसमें देखो ये बात बोली जाती है कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। जैसे यूएस की जो इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन थी उसमें भी ये बोला गया है। और यानी फ्रेंच और अमेरिकन जो रेवोल्यूशन थी उसमें दोनों में ही इक्वालिटी पर फोकस किया गया था। मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। ये जो फ्रेंच अ, की जो स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी उसमें भी ये लाइन हमें देखने को मिलती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये लाइन, आप इनको देख लेना। फिर जो ये प्रिंसिपल है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है इस इक्वालिटी का, वो इक्वालिटी बिफोर लॉ है। ये सभी पर्सन को इक्वल ट्रीट करती है एज इक्वल, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो क्लास, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, एथनिसिटी इनके बेसिस पर नहीं होगा। अब जो फ्यूडल टाइम है उसमें हायरार्की की जो रैंक थी और जो ऑर्डर था उसको इसमें ब्रेक डाउन किया जाता है। देखिए इस प्रिंसिपल में ना कुछ कमियां थी। जैसे कार्ल मार्क्स ने अपना एक वर्क है ऑन द जूइश क्वेश्चन जो 1844 में उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने इसको यानी जो फाउंडेशनल और जिसे हम फॉर्मल इक्वालिटी कह रहे हैं उसको क्रिटिसाइज किया था। उसने कहा कि अगर हम ज्यूज को इक्वालिटी या फिर इक्वल सिविल लिबर्टीज या जो भी उनके अधिकार है वो दे भी दे तो ये उनके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। उन्होंने डिफाइन किया कि जो लीगल इक्वालिटी है वो मार्केट इक्वालिटी है, बिकॉज इट डज नॉट एड्रेस द रियलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इन सोसाइटी। उन्होंने एडो ही इसके अलावा इसके बजाय उन्होंने एडवोकेट किया ह्यूमन इमेंसिपेशन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग फ्रॉम क्लास ऑपरेशन। फिर जो रेडिकल फेमिनिस्ट है वो भी इक्वल जो ये फॉर्मल इक्वालिटी है इसको नहीं मानते, क्योंकि यह औरतों की प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करता। ये काफ़ी इनएडिकेट मानते हैं क्योंकि यह अप्लाई होता है ओनली टू पब्लिक लाइफ। और जो विमेन है वो प्राइवेट एरिया में रहती है, आई मीन घर के अंदर रहती है, तो ये उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस तरीके से इसमें दिखाया गया है। फिर जो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वालिटी है, इस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वालिटी में क्या रहता है कि ये डील करती है विद इक्वालिटी एट द स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू अचीव इक्वालिटी इस पे फोकस किया जाता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का और अपॉर्चुनिटी का, वो डिबेट किया जाता है बाय स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। एट वन एक्सट्रीम थिंकर लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल, वो बिलीव करते हैं नेचुरल इनइक्वालिटी पे। प्लेटो एडवोकेट करते हैं हिज मिथ ऑफ मेटल्स एंड द रिड्यूस एंड स्कोप ऑफ इक्वालिटी। एरिस्टोटल प्रेफर करते हैं टू मेंटेन स्टेटस को। ही इवन फील्स दैट जो सिस्टम है स्लेवरी का इज गुड फॉर बोथ मास्टर एज वेल एज स्लेव। फिर जो लिबरल्स है वो एडवोकेट करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और जो क्रिएट करती है लेवल प्लेइंग फील्ड एंड देन लीविंग इट टू इंडिविजुअल्स टू डिटरमाइन हाउ दे मेक यूज ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज। और जो सोशल लिबरल्स हैं लाइक अमर्त्य सेन गो वन स्टेप अहेड एंड टॉक अबाउट कैपेसिटी बिल्डिंग। उनके अकॉर्डिंग जो जस्ट इक्वालिटी है अपॉर्चुनिटी की इज नॉट एनफ, बट डिसएडवांटेज सेक्शन नीड्स एक्स्ट्रा सपोर्ट। एट अदर एक्सट्रीम सोशलिस्ट टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स, हाउएवर दिस आइडिया रिमेन्स यूटोपिया। तो आई होप आप इन दोनों के बीच में समझ गए होंगे कि ये बात करती है डिस्ट्रीब्यूशन की और ये बात करती है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी इक्वल ट्रीटमेंट होता है इसमें कानून के सामने सभी लोगों के लिए। फिर एक टर्म होती है इगैलिटेरियनिज्म, उसको हम देखते हैं कि ये होती क्या है। इसमें दोज हु डो नॉट विश टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर कॉल्ड इगैलिटेरियंस। और जो इगैलिटेरियनिज्म है वो होल्ड करता है कि जो इक्वालिटी है वो हमेशा ही जस्ट रही है, ओनली जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको जस्टिफिकेशन की ज़रूरत रहती है। फॉर एग्जाम्पल जॉन रोल्स treated liberty and equality as the basic principle of justice and sought to explore the conditions under which inequalities could be treated as just। तो ये हुआ इगैलिटेरियनिज्म के बारे में। फिर उसके बाद थोड़ा-सा इसमें अगर आप देखना चाहें कि अ, जो स्कूल ऑफ थॉट है ऑन इक्वालिटी, यानी कि वेरियस स्कूल ऑफ थॉट है इक्वालिटी के बारे में जो अपने आइडियाज़ रखते हैं। जैसे सबसे पहला है लिबरल, दूसरा है मार्क्सिस्ट, तीसरा है कम्युनिटेरियन
और चौथा है मल्टीकल्चरलिज्म। तो आज इस क्लास में हम सिर्फ लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ इक्वालिटी को देखेंगे, क्योंकि अगर इनके बारे में भी देखेंगे तो क्लास थोड़ी और लंबी खिंचेगी। और आजकल सब छोटी-छोटी वीडियोज़ ही पसंद करते हैं, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बना दूँगी और उसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो लिबरल पर्सपेक्टिव है इक्वालिटी का, उसमें भी 3 टाइप्स हैं। जैसे फर्स्ट है इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर, दूसरा है इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा इक्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटीज़। ठीक है? तो अभी हम इनको देखते हैं कि इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर क्या है। देखिए, जो इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर है, ये एडवोकेट करती है कि पीपल बीइंग मेड इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर और प्लेज़र। इन शॉर्ट में ये फॉलो करती है यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव को, क्योंकि देखो यूटिलिटेरियंस है वो कहते हैं कि पीपल शुड बी मेड इक्वल इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर। यहाँ पे वेलफेयर का मतलब है प्लेजर। ये इम्प्लाई करती है दैट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द पीपल वेयर देयर प्लेजर कैन बी इक्वल। ठीक है? तो ये हुआ इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर के बारे में। फिर हम देखते हैं इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। अब जब देखें हम इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो इसमें जो डवर्किन है उन्होंने हाईलाइट किया दैट इक्वालिटी इज मोर फंडामेंटल देन लिबर्टी। यानी डवर्किन ने लिबर्टी से भी ज़्यादा फंडामेंटल इक्वालिटी को माना है। दस जो लिबरलिज्म है इज नॉट अगेंस्ट इक्वालिटी, रेदर इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये अगेंस्ट नहीं है, ये बेस्ड है इक्वालिटी पर। लिबर्टी इज होलो इन द एब्सेंस ऑफ इक्वालिटी। Hence, as Isaiah Berlin had suggested कि ह्यूमन डिग्निटी या फिर इक्वालिटी उसको कंसीडर किया जाता है एज कोर ऑफ लिबरलिज्म। डवर्किन ने क्रिटिसाइज किया था इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर को। अब अपने इस जो डवर्किन है वो इसको इलॉजिकल मानते हैं, और अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए डवर्किन एक स्टोरी बताते हैं जहाँ पर एक पर्सन के 2 सन्स होते हैं। जो एक सन है वो सिंपल रहता है और बिलीव करता है सिंपल वे ऑफ लाइफ में, और जो उसका दूसरा सन है वो उसका काफ़ी रिच टेस्ट रहता है। अब उनके प्लेजर को इक्वल करने के लिए या इक्वल रखने के लिए पर्सन शुड बी गिविंग मोर टू द सेकंड सन, अदरवाइज ही विल नॉट बी हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ प्लेजर। अगर वो उसको बराबर नहीं देगा, आई मीन उसको एक्स्ट्रा नहीं देगा, तो उसका जो प्लेजर है उसका अमाउंट नहीं बढ़ेगा। दस जो अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन है ये लॉजिकल नहीं दिखता और ना ही जस्ट दिखता है। इफ़ यू लुक फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ लिबर्टेरियंस, जो कैपिटलिस्ट है हैव बिगर एक्सपेंडिचर एंड दे शुड बी लेफ्ट विद मोर इनकम इन कंपैरिजन टू द वर्कर्स। अब इसमें देखिए एक ना डवर्किन की थियरी है। जो डवर्किन है वो डवर्किन इज क्रिटिक ऑफ नोजिक्स थियरी। जो नोजिक ने अपनी लिबर्टेरियन थियरी दी थी उसका क्रिटिक है, और इसको इंस्पायर एंड इट इज़ इंस्पायर्ड बाय रोल्स थियरी। नोजिक की थियरी का तो आपको पता होगा कि ये एक एंटाइटलमेंट थियरी है जहाँ पे रोल होता है स्टेट का लिमिटेड रहता है टू रेगुलेशन रेक्टिफिकेशन। दस देयर इज नो स्कोप फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की कोई बात नहीं की जाती है। वो जस्टिफाई करते हैं कंप्लीट एंटाइटलमेंट ऑन मैंस प्रॉपर्टी, लाइक क्लासिकल लिबरल्स बिलीविंग इन ड्रंकर्ड इन द गटर। नोजिक बिलीव करते हैं दैट पीपल शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द चॉइसेस दे मेक। उसके बाद डवर्किन का भी क्रिटिसिज्म किया जाता है। जैसे डवर्किन सजेस्ट करते हैं कि पीपल शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द चॉइसेस दे मेक, बट ओनली द चॉइसेस दे हैव मेड इन द चूजन सर्कमस्टांसेस एंड नॉट अनचूजन सर्कमस्टांसेस। ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो अभी डवर्किन की भी बताई गई है। डवर्किन सजेस्ट करते हैं कि वी हैव टू कंपनसेट वन ओनली वंस, देयर इज नो नीड टू कंपनसेट द पर्सन अगेन एंड अगेन। यहाँ पे डवर्किन सपोर्ट करते हैं आइडिया ऑफ जस्ट इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन को। इक्वालिटी ऑफ वेलफेयर रेफर्स दैट कंपनसेशन शुड बी मेड एट एवरी लेवल, और इसके लिए वो एक एनवी टेस्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हमें देखना होगा कि ये एनवी टेस्ट क्या होता है। तो जो एनवी टेस्ट है उसमें जो कुछ पर्सन होते हैं वो सफ़र कर रहे होते हैं कुछ सर्टेन काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटी से। Thus they envy the person who do not suffer from any kind of disability. फिर जो इनिशियल डिसेबिलिटी है may thus put them in disadvantaged position as compared to the ones who are well off. तो वो जेलस फील करते हैं टुवर्ड्स दोज हु डू नॉट सफर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। तो देखिए ये होता है एनवी टेस्ट। अब
नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी के हमारे इक्वालिटी के जो भी कॉन्सेप्ट्स बचे हैं, आई विल डिस्कस दोज कॉन्सेप्ट्स इन द नेक्स्ट क्लास। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।